तो हेलो एवरीवन, तो लेकर आ गया हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ब्लड, जो कि होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिना स्किप किए बस आपको लास्ट तक देखना है। आज इस वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड यानी रक्त का परिचय। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको स्किप किए बिना देखना है। फिर पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ब्लड, रक्त की परिभाषा क्या है, ब्लड की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त के कंपोजिशन क्या क्या है, इसमें क्या क्या रहता है। ब्लड में सेलुलर पार्ट होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, सेलुलर पार्ट में कौन कौन सी सेल होती हैं, WBC RBC, फिर उनके फंक्शन क्या हैं, ब्लड के फिर पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य क्या है, हमारे शरीर में ब्लड करता क्या है, इसका कार्य क्या है, यह क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, अगर रक्त ना हो तो हम जीवित रह पाएंगे क्या, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बस। चलिए बढ़ते आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का इंट्रोडक्शन क्या है। ब्लड फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। अब कह रहा है ब्लड फ्लूइड दैट, ब्लड क्या है, एक तरल है, एक फ्लूइड है, दैट ट्रांसपोर्ट जो परिवहन करता है, किसका करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का परिवहन करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। किसके लिए करता है, टू द सेल, सेल के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। और क्या लाता है, एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड, कैरीज अवे मतलब सेल से कैरी करके कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, और अदर वेस्ट प्रोडक्ट, और अदर वेस्ट प्रोडक्ट को भी वापस लाता है। एक बार इसे हिंदी में देख लेते हैं। रक्त तरल पदार्थ है, रक्त क्या है, एक तरल पदार्थ है जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, जो हमें भोजन से पोषक तत्व मिलते हैं उन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाता है और ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से लेकर और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालता है। ब्लड इज बोथ अ टिश्यू एंड फ्लूइड, रक्त दोनों होता है, टिश्यू एंड फ्लूइड। इट इज़ अ टिश्यू बिकॉज इट इज़ कलेक्शन ऑफ सिमिलर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट सर्व पार्टिकुलर फंक्शन। यह ऊतक होता है क्योंकि यह कलेक्शन होता है सिमिलर स्पेशलाइज्ड सेलों का जो पार्टिकुलर फंक्शन सर्व करता है। हिंदी में देखते हैं। रक्त एक ऊतक है और एक तरल पदार्थ दोनों हैं। यह एक ऊतक है क्योंकि यह समान विशिष्ट कोशिकाओं का एक संग्रह है जो विशिष्ट कार्य करता है। रक्त एक ऊतक है जो विशिष्ट कोशिकाओं से बना होता है और एक विशेष कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। These cells are suspended in a liquid matrix which makes the blood a fluid। ये सेल्स होती हैं जो ये सस्पेंडेड रहती हैं, यानी तैरती रहती हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्या होता है, प्लाज्मा में, जो ब्लड को फ्लूइड बनाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ ब्लड फ्लो केसेस दैट विल ऑकर विथिन मिनट्स बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ अनफेवरेबल इन्वायरमेंट ऑफ हाईली ससेप्टेबल सेल्स, यानी कि जो संवेदनशील सेल होती हैं उनके पास रक्त नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उनके पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कुछ ही मिनटों में मौत हो जाएगी। हिंदी में पढ़ेंगे। ये कोशिकाएं एक तरल मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा में निलंबित होती हैं। निलंबित का मतलब तैरती रहती हैं, जो रक्त को तरल बनाती हैं, यानी कि रक्त को तरल बना देती हैं। यदि रक्त प्रवाह बंद हो जाता है तो अत्यधिक संवेदनशील कोशिकाओं पर प्रतिकूल वातावरण के प्रभाव के कारण कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो जाएगी। इन द लंग्स ब्लड एक्वायर्स ऑक्सीजन एंड रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यूज। द किडनीज रिमूव एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द लंग्स, मतलब कि लंग्स में ऑक्सीजन प्राप्त करता है ब्लड, फिर जो टिश्यू से लाई गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे वहीं पर छोड़ देता है, मतलब लंग्स में छोड़ देता है। और जो किडनी है ना, वो किडनी का कार्य करती है, जो अतिरिक्त पानी होता है और जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उन्हें हटा देती है। हिंदी में पढ़ते हैं।
फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन प्राप्त करता है और ऊतकों से परिवहन किए गए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। किडनी अतिरिक्त पानी और घुले हुए अपशिष्ट पदार्थों को हटा देती है, यानी बाहर निकाल देती है। न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस derived from food reach the bloodstream after absorption by the gastrointestinal tract, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं वह गैस्ट्रोइंटेस्टाइन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फिर उसे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। हिंदी में पढ़ते हैं, भोजन से प्राप्त पोषक तत्व गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल द्वारा अवशोषण के बाद रक्त प्रवाह में पहुँचते हैं। ग्लैंड्स ऑफ द endocrine system release their secretions into the blood, which transports these hormones to the tissue in which they exert their effect, यानी जो एंडोक्राइन ग्रंथियाँ होती हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, वो अपने हार्मोन्स रिलीज करती हैं। कहाँ करती हैं? ब्लड में। और जो हार्मोन ब्लड में रिलीज़ करती हैं वो उन्हें कहाँ पहुँचाता है? ब्लड, जहाँ उन्हें टिश्यूओं को इस हार्मोन की ज़रूरत होती है, जहां वो अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। अंतरास्रावी तंत्र की ग्रंथियां अपने स्रावों को रक्त में छोड़ती हैं, जो इन हार्मोन्स को उन ऊतकों तक पहुंचाती हैं जहां वे अपना प्रभाव डालते हैं। मैनी सब्सटेंसेस आर रिसाइकल्ड थ्रू द ब्लड। फॉर एग्जाम्पल, आयरन रिलीज्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रेड सेल्स इज कन्वेड बाय द plasma to sites of new red cells production where it is reused, यानी कि ये हमारा ब्लड है जो कई प्रोडक्ट को रिसाइकल करता है। एग्जाम्पल के लिए ले लें, जैसे आयरन को रिसाइकल कैसे करता है? जब हमारी रेड सेल्स टूटती हैं, यानी उनका ब्रेकडाउन होता है 120 दिन के बाद, तो उनमें से आयरन निकल के प्लाज्मा के थ्रू रेड सेल प्रोडक्शन की साइट पर चला जाता है, जिससे रिसाइकल्ड हो जाता है। हिंदी में देखते हैं, रक्त के माध्यम से कई पदार्थों का पुनः चक्रण किया जाता है। उदाहरण के लिए, पुरानी लाल कोशिकाओं के विनाश के दौरान जारी लोहे को प्लाज्मा द्वारा नई लाल कोशिका उत्पादन के स्थलों तक पहुंचाया जाता है, जहां उनका पुनः उपयोग किया जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं ब्लड की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड की डेफिनेशन है, blood is fluid connective tissue that consists of plasma and blood cells. It circulates throughout our body, delivering oxygen and nutrients to various cells and tissues. It makes up 8% of our body weight. An average adult possesses around 5 to 6 liters of blood. ब्लड इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। इट सर्कुलेट थ्रू आउट आवर बॉडी, यानी ये सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, और ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को सर्कुलेट करता है विभिन्न अंगों तक। ये 8% होता है हमारी बॉडी वेट का। अगर हमारा बॉडी वेट 100% है तो हमारा ब्लड 8% होगा। एन एवरेज एडल्ट पोसेस अराउंड 5 to 6 लीटर। एक एडल्ट पर्सन में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हिंदी में क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं होती हैं। यह हमारे शरीर में घूमता है और विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। यह हमारे शरीर के वजन का 8% होता है। यह एक वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अभी हमने डेफिनेशन ऑफ ब्लड पढ़ लिया। पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देयर आर मैनी सेलुलर स्ट्रक्चर्स इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। व्हेन अ सैंपल ऑफ ब्लड इज स्पिन इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, दे सेपरेट इनटू द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स like plasma, buffy coat and erythrocytes. Thus blood contains RBC, WBC, platelets and plasma. हमारे ब्लड के कंपोजिशन में कई सेलुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। व्हेन आ सैंपल सेंट्रीफ्यूज, यानी कि जब हम सैंपल को सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वह सेपरेट हो जाता है। किस किस में? प्लाज्मा, बफी कोट एंड इरिथ्रोसाइट। इस प्रकार हमारे कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो चलिए इसे हिंदी में देख लेते हैं। रक्त की संरचना में कई कोशिकीय संरचनाएं होती हैं
जब रक्त का एक सैंपल सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है तो वे निम्नलिखित घटकों में अलग हो जाते हैं: प्लाज्मा, बफीकोट और इथ्रोसाइट। इस प्रकार रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। चलिए अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड को फ्लो चार्ट के हिसाब से समझते हैं। जैसे ये होल ब्लड है, होल ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे प्लाज्मा और फॉर्म्ड सेल एलिमेंट। अब प्लाज्मा में क्या क्या है? अमीनो एसिड्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, गैसेस हैं। अब इसमें प्लाज्मा प्रोटीन को भी 3 भागों में डिफरेंट: एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबुलिन। इस प्रकार इसका कंपोजिशन है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, इर्थ्रोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट की बात करें तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया है: ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईसनोफिल्स हैं, और एग्रेनोसाइट्स में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हैं। अब प्लाज्मा को देखते हैं। द लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू प्लाज्मा एज इट मेक्स अप 55% ऑफ ब्लड. It is pale yellow in color when separated. Blood is a mixture of proteins, enzymes, nutrients, wastes, hormones, and gases. The specific composition and function of its components are as follows. प्लाज्मा रक्त का तरल पदार्थ होता है। यह रक्त का 55% होता है। यह सेपरेट होने पर हल्का पीला रंग का होता है। और यह किस किस का मिक्सचर होता है, यानी कि प्रोटीन, एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और हार्मोन्स का मिक्सचर होता है। तो चलिए इसे हिंदी में देखते हैं। रक्त की तरलावस्था का श्रेय प्लाज्मा को जाता है, क्योंकि यह रक्त का 55% हिस्सा बनाता है। अलग होने पर इसका रंग हल्का पीला होता है। रक्त प्लाज्मा प्रोटीन, एंजाइम, पोषक तत्व, अपशिष्ट, हार्मोन और गैसों का मिश्रण होता है। इसके घटकों की विशिष्ट संरचना और कार्य इस प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। इसके कंपोजिशन क्या होते हैं? ब्लड से प्लाज्मा है सेवरल प्रोटीन कंपोनेंट्स, यानी रक्त प्लाज्मा के कई प्रोटीन घटक हैं। वो कौन कौन से हैं? सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन। अभी नोट क्या है? द serum contains only albumin and globulin. Fibrinogen is absent in serum because it is converted into fibrin during clotting. यानी कि जो सीरम होता है ना, उसमें ओनली एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। फाइब्रोनोजिन अब्सेंट होता है, क्योंकि यह जब ब्लड क्लॉट होता है ना, तो यह फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा में पढ़ेंगे अमीनो एसिड। दीज आर फॉर्म्ड from the breakdown of tissue protein or from the digestion of digested protein. इसे समझते हैं। ये ऊतक प्रोटीन के टूटने से या पचे हुए प्रोटीन के पाचन से बनते हैं। ये एमिनो एसिड है ना, ये ऊतक प्रोटीन के टूटने से या पचे हुए प्रोटीन के पाचन से बनते हैं। अब पढ़ेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ये क्या होते हैं? बीइंग टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ substances in the body. These are usually cleared from the bloodstream and are excreted by the kidneys at the rate that balances their production. शरीर में पदार्थों के टूटने के विषाक्त अंतिम उत्पाद होने के कारण इन्हें आमतौर पर ब्लड स्ट्रीम से साफ कर दिया जाता है और किडनी द्वारा एक ऐसी दर पर उत्सर्जित किया जाता है जो उनके उत्पादन को संतुलित रखता है। यानी कि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऐसे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं जो ब्लड से साफ कर दिए जाते हैं और किडनी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, और ये बैलेंस में रिलीज किए जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। थोज एब्जॉर्ब्ड by the digestive tract are transported in the blood plasma. These include glucose, amino acid, fats, cholesterol, phospholipids, vitamins and minerals. पोषक तत्व पाचन तंत्र द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और रक्त प्लाज्मा में ले जाए जाते हैं।
इनमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसा, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ये पोषक तत्व होते हैं जो पाचन तंत्र द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, अब जो प्लाज्मा के द्वारा ब्लड में ले जाए जाते हैं। इनमें ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, वसा होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं। अब पढ़ते हैं गैसेस। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा में पर्याप्त मात्रा में घुली नाइट्रोजन भी होती है। यानी कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लाज्मा करता है, और प्लाज्मा में घुली हुई नाइट्रोजन भी होती है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। द मोस्ट एविडेंट ऑफ दीज आर सोडियम आयन विच अकाउंट फॉर मोर ऑफ द ब्लड्स osmolality than other solute। यानी कि इनमें सबसे प्रचुर मात्रा में सोडियम आयन होते हैं, जो किसी भी अन्य विलेय की तुलना में रक्त की ऑस्मोलरिटी के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। यानी कि प्लाज्मा में कौन सा आयन होता है? सोडियम आयन होता है। अब पढ़ेंगे जो ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, यानी जो सेलुलर पार्ट होता है, उनमें से पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, a protein. They are produced by the bone marrow to primarily carry oxygen to the body and carbon dioxide away from it। हिंदी में देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, वह एक प्रोटीन है। इनका निर्माण बोन मैरो द्वारा मुख्य रूप से ऑक्सीजन को शरीर में ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन है। और इनका निर्माण क्यों होता है? इनका निर्माण होता है ऑक्सीजन को शरीर में ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। और इन रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। अब पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग फॉरेन पैथोजेंस such as bacteria, viruses and fungi that interior body. They circulate throughout our body and originate from the bone marrow। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली विदेशी रोगजनकों जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कवक से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं। वे हमारे पूरे शरीर में घूमती हैं और अस्थि मज्जा से निकलती हैं। यानी कि इन WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से होता है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? जो फॉरेन पार्टिकल यानी फॉरेन पैथोजन आते हैं, बाहर के जो भी आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, उनसे लड़ने का कार्य करती है। अब पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? टिनी डिस्क शेप्ड सेल्स दैट हेल्प रेगुलेट ब्लड फ्लो व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज डैमेज्ड, thereby aiding in fast recovery through clotting of blood। यानी कि ये प्लेटलेट होती हैं वो छोटी डिस्क के आकार की कोशिकाएं हैं जो शरीर के किसी भी हिस्से के क्षतिग्रस्त होने पर रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, जिससे रक्त के धक्के के माध्यम से तेज़ी से ठीक होने में सहायता मिलती है। यानी कि ये प्लेटलेट क्या कार्य करती हैं? ये छोटी होती हैं, लेकिन जब कहीं भी कट लग जाए यानी कोई पार्ट डैमेज हो जाए, वहाँ से ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत मदद करती हैं। अब पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड हैज़ 3 मेन फंक्शंस। यानी कि रक्त के मुख्य 3 कार्य होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, सेकंड इज प्रोटेक्शन और थर्ड इज रेगुलेशन। यानी कि रक्त के 3 कार्य कौन कौन से होते हैं? परिवहन, सुरक्षा और संतुलन। चलिए इन पर डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए ब्लड का ट्रांसपोर्ट फंक्शन पढ़ते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। यानी कि जो रक्त होता है वो निम्नलिखित पदार्थों का परिवहन करता है। वो कौन कौन से हैं? गैसेज नेमली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्टोरेज साइट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट्स टू बी डिटॉक्सिफाइड और रिमूव्ड बाय द लीवर एंड किडनीज।
हार्मोन्स फ्रॉम द ग्लैंड्स इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड टू देयर टारगेट सेल्स। अब समझते हैं। गैसें अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। पाचन तंत्र और भंडारण स्थलों से पोषक तत्वों को शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। अपशिष्ट उत्पादों को जिगर और गुर्दों द्वारा विषहरण या हटाया जाना ये परिवहन करता है। उन ग्रंथियों से हार्मोन जिनमें वे उत्पादित होते हैं, यानी कि हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए ब्लड का प्रोटेक्शन फंक्शन पढ़ते हैं। ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैंसर सेल्स। एंटीबॉडीज एंड अदर प्रोटीन डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक सब्सटेंसेस। प्लेटलेट फैक्टर्स इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग एंड हेल्प मिनिमाइज ब्लड लॉस। ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कोशिकाएं आक्रमणकारी सूक्ष्म जीवों और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। एंटीबॉडी एंड अन्य प्रोटीन रोगजनक पदार्थों को नष्ट करते हैं। प्लेटलेट कारक रक्त का धक्का बनाने में सहायता करते हैं और रक्त की हानि को कम करने में सहायता करते हैं। यानी कि ये ल्यूकोसाइट होती हैं वो फॉरेन पैथोजन और कैंसर सेल्स को किल कर देती हैं। एंटीबॉडीज़ और जो अन्य प्रोटीन होते हैं ना, वो रोगजनक पदार्थ यानी कि जो रोगजनक पैथोजन्स आते हैं उनको नष्ट कर देती हैं। अब प्लेटलेट कारक रक्त का धक्का बनाने में सहायता करता है, यानी कि जो प्लेटलेट होती हैं वो रक्त का धक्का बना देती हैं, जिससे हमारे ब्लड की लॉस नहीं होता, यानी कि हानि नहीं होती। तो चलिए ब्लड का लास्ट फंक्शन पढ़ते हैं, रेगुलेशन। ब्लड हेल्प्स रेगुलेट पीएच बाय इंटरेक्टिंग विथ एसिड्स एंड बेसेस। वाटर बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू एंड फ्रॉम टिश्यूज हीट टू द स्किन सो एज टू हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। चलिए समझते हैं। रक्त निम्नलिखित को विनियमित करने में मदद करता है, यानी रेगुलेट करने में मदद करता है। एसिड और बेस के साथ बातचीत करके पीएच को, यानी कि उनसे इंटीग्रेटिंग करके उनको बैलेंस करता है। एसिड और बेस को ऊतकों से पानी को स्थानांतरित करके जल को संतुलित करता है, यानी कि जो टिश्यू होते हैं उनमें से जल ले लेता है या उनको जल दे देता है। इससे जल यानी वाटर को बैलेंस करके रखता है, रेगुलेट करता रहता है। त्वचा को गर्मी प्रदान करना ताकि शरीर के तापमान को, यानी कि त्वचा को गर्म कर देता है, त्वचा को गर्मी दे देता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित बना रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ तक वीडियो देखा। अगला वीडियो जल्द आएगा। कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा।